लोकसभा 2024 के चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे विधानसभा 2023 के चुनाव अंतिम चरण में है। 30 नवंबर में तेलंगाना में वोटिंग के साथ ही विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा और 3 दिसंबर को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर भारत के बेल्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुक्त रूप से अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में लड़ा दिया है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की और हम चर्चा करेंगे राजस्थान से विधायकी का चुनाव लड़ रहे सांसदों के स्थिति की। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान विधानसभा की, जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर की, जो मोदी सरकार में कभी मंत्री थे। उनको जयपुर ग्रामीण के झोटवाड़ा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया है और कहीं न कहीं इस चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया के आकलन कह रहे हैं और जमीन से निकले हुए रिपोर्ट कह रहे हैं। फंस क्यों रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर? फंस इसलिए रहे हैं कि वो सांसद थे, उनके अंडर में 5-6 विधानसभा थी, उनका ध्यान पर्टिकुलर एक विधानसभा पर नहीं रहा और जिस झोटवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता आशु सिंह सोनपुरा, जो कि काफी दिनों से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, कहा जा रहा है कि वो इंडिविजुअल राम मंदिर के लिए काफी बड़ी संख्या में धनराशि देने वालों में उनका नाम है। 1.25 करोड़ रुपए वो राम मंदिर के लिए चंदा देते हैं और कोविड काल में जिस ढंग से सोनपुरा अपने विधानसभा क्षेत्र के उस झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चाहे राशन से चाहे दवाई से हर तरह से मदद करते हैं, तो उनकी एक अच्छी छवि थी और उस छवि को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को एक बड़े चेहरे के रूप में विधानसभा में लड़ा दिया और बगावत कर देते हैं आशु सिंह सोनपुरा। इसका नुकसान इनको पूरे झोटवाड़ा में तो नहीं हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर जहां उनका प्रभाव है आशु सिंह सोनपुरा का, वहां वो काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर विधानसभा चुनाव लड़कर फंस चुके हैं। परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। क्या परिणाम आएगा ये तो जनता पैक कर चुकी है ईवीएम मशीन में, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का सांसद को विधानसभा लड़ाने का दाव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं सांसद दिया कुमारी का। दिया कुमारी को विद्याधर नगर, जयपुर के विद्याधर नगर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया है और ये वो सीट है जहां कभी भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह 3 बार से विधायक रहे हैं और उनका टिकट काट कर दिया कुमारी को टिकट दे दिया जाता है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट है, जो जमीन की रिपोर्ट है, वो साफ कह रहे हैं कि दिया कुमारी कंफर्टेबली ये चुनाव जीत रही हैं। लेकिन एक मैसेज जो जाना था नरपत सिंह का टिकट, चूंकि नरपत सिंह भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ शीर्ष नेतृत्व को कि अगर हम उनके दामाद को टिकट काट देते हैं तो कहीं राजपूतों का जो एक मुफ्त वोट मिलता था उस पर खतरा ना हो जाए, इसलिए नरपत सिंह को भेज दिया जाता है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के सीटिंग विधायक वहां चंद्रभान सिंह थे। चंद्रभान सिंह बगावत कर नरपत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट साफ कर रही है कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद चुनाव हार रहे हैं और कहीं न कहीं वहां कांग्रेस जीत रही है। अगर चंद्रभान सिंह जिस ढंग की लड़ाई लड़े हैं तो हो सकता है कि बतौर निर्दलीय चंद्रभान सिंह भी विधानसभा में पहुंचने का दम रख रहे हैं पोलिंग के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी का नरपत सिंह को चित्तौड़गढ़ भेजने का दाव उल्टा पड़ चुका है। अब हम बात करते हैं
सबसे कंट्रोवर्शियल सीट तिजारा की, अलवर जिले की, जहां से योगी आदित्यनाथ के वेशभूषा में, योगी आदित्यनाथ के उग्र हिंदुत्व के साथ कदम मिलाने वाले बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। बालकनाथ कहीं न कहीं उनकी छवि जो बनी हुई है राजस्थान में, वो योगी आदित्यनाथ वाली छवि है, और तिजारा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां इस चुनाव में सबसे ज्यादा 85% पोलिंग हुआ है। और मतदाताओं की एक लंबी लाइन शाम तक लगी रह गई तिजारा विधानसभा में। और जिस ढंग से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं इमरान खान, जिनको कभी पहले बसपा टिकट देती है, फिर बाद में कांग्रेस भी उसी इमरान खान पर दाव लगाती है। ये वो सीट है जहां मुस्लिम आबादी 1 लाख से ऊपर है। यहाँ हमेशा से ही 2-3 मुस्लिम चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस ढंग से सिर्फ एक मुस्लिम चुनाव लड़ा है और बड़ा ही विवादित बयान, कंट्रोवर्शियल बयान दिए थे ध्रुवीकरण की कोशिश करने के लिए बालकनाथ ने कहा था कि तिजारा में भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हो रहा है। और जिस ढंग से इमरान खान ने जवाब दिया बालकनाथ को कि अगर भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इमरान खान भारत का मोहम्मद शामी है और पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शामी मैच जिताएगा। तो जिस ढंग से वहां ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है बालकनाथ के द्वारा, और जिस ढंग से मुस्लिम वोटरों की एक मुक्त संख्या है, और जिस ढंग से एक बड़ा पोलिंग परसेंटेज निकल कर आया है, उससे कहीं न कहीं लग रहा है कि सांसद बालकनाथ का भी चुनाव फंस चुका है। अब दिलचस्प होगा नतीजे 3 तारीख को किसके पक्ष में आते हैं। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4 महत्वपूर्ण जातियां हैं, जिनकी कुल संख्या 30% के लगभग है, लेकिन राजनीति में इतना प्रभाव रखते हैं ये 30% कि लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर इनके ही विधायक जीतते आ रहे हैं। ये जातियां कौन कौन सी हैं? राजस्थान है तो राजपूत रहेंगे ही, राजपूत हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, मीणा हैं। ये 4 जातियों का प्रभाव पूरे राजस्थान में रहा है। और कहीं न कहीं कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवाद की लड़ाई होती है जातिगत, लेकिन अगर आप राजस्थान में घुसिए, राजस्थान की समीक्षा कीजिए, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार से कम भी जातिवाद की राजनीति नहीं होती है। अगर हम इन जातियों को मतलब कि परंपरागत रूप से जोड़कर देखें तो परंपरागत रूप से ये जातियां जैसे राजपूत हैं, लगभग भैरव सिंह शेखावत के समय से राजपूतों का एक मुक्त समर्थन मिलता आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम जाटों की बात करें तो जाट शुरू से ही एक परंपरागत रूप से वोटर रहे हैं कांग्रेस के। अगर हम गुज्जर की बात करें तो गुज्जर भी परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी गुज्जर समाज से आते हैं, तो उनके समर्थन में गुज्जरों का कुछ वोट अब कांग्रेस को भी मिलना शुरू हो गया है। हालांकि पिछले बार ज्यादा मिला था, इस बार कहा जा रहा है, जमीन की हकीकत ये है कि गुज्जर एक बार फिर वापस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर हम चौथी बिरादरी मीणा की बात करें तो मीणा शुरू से ही कांग्रेस के वोटर रहे हैं, लेकिन इसमें सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की चलती रही है। और इसी सेंधमारी के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद और मीणाओं के सबसे बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा को चुनाव लड़ा देती है सवाई माधोपुर से। और वहां भी उनका चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। चुनाव फंसा कौन रहा है? चुनाव फंसा रहे हैं भाजपा के ही बागी नेता आशा मीणा, जो कि काफी दिनों से तैयारी कर रही थी विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बगावत कर चुनाव लड़ जाती हैं। तो इस ढंग से अगर हम 4 सांसदों की बात करें तो 4 सांसदों में दिया कुमारी के छोड़ बाकी 3 सांसदों का चुनाव फंसा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है, परिणाम किसके पक्ष में आता है। इससे उलट अगर हम पूरे कांग्रेस पार्टी की बात करें, उस कांग्रेस पार्टी की बात करें जिसको आज के 6 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने पहले तमाम राजनीतिक विश्लेषण, तमाम मीडिया रिपोर्ट कह रहे थे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के तानातानी में
कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। कांग्रेस 20 से 25 सीट अगर चुनाव में जीत जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको याद होगा 2013 में कांग्रेस 21 सीट पर सिमट गई थी राजस्थान में, तो लोग कह रहे थे कि वही स्थिति पुनः आने वाली है। लेकिन जिस ढंग से पिछले एक साल में अशोक गहलोत ने अपने चेहरे के बल पर, अपने योजनाओं के बल पर इस चुनाव को खड़ा किया, आज कहीं ना कहीं जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तमाम लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस 20, 21, 25 से बहुत आगे निकल चुकी है, लगभग बराबरी की टक्कर दे रही है। अगर हम अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत वही अशोक गहलोत है जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव ठुकरा कर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव बने रहना स्वीकार करते हैं, जो सचिन पायलट के तमाम विरोधों के बाद अपनी योजनाओं के बल पर राजस्थान में कांग्रेस को खड़ा कर देते हैं। उनकी कौन सी योजना? उनकी सबसे बड़ी अगर इस चुनाव में चर्चा हो किसी योजना की हुई है तो चिरंजीवी योजना, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना थी, ग्रामीण इलाकों में इसकी जबरदस्त चर्चा रही है। इसके बाद इंदिरा रसोई, 450 में गैस सिलेंडर, ये सब तमाम योजनाएं रही जो पेपर लीक कांड के बाद कांग्रेस के विरोध में उपजे असंतोष को भी दबाने के साथ कांग्रेस को ऊपर की साइड में ले गई है। भले ही राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हार जाए, लेकिन कहीं से भी अब कांग्रेस आज की परिस्थिति में अशोक गहलोत के बल पर, अशोक गहलोत की योजनाओं के बल पर, जिस ढंग से अशोक गहलोत ने काम किए, जिस ढंग से इस चुनाव में अपने आप को डिलीवर किया, उसके बल पर अशोक गहलोत कहीं से भी 70 से 80 सीट से कम पर सिमटते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जिस ढंग से पूरे चुनाव को एक फ्लो में अशोक गहलोत चलाए हैं, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनती है राजस्थान में तो इसलिए बनेगी कि राजस्थान का रिवाज रहा है सत्ता बदलने की, और कहीं ना कहीं वोटरों के मन में था कि हम लोग हर साल सत्ता बदलते हैं, इस बार भी बदलेंगे। सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो यही फैक्टर रहा है कि सत्ता बदलना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें पूरे राजस्थान की, तो ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त वापसी की है कांग्रेस ने। अगर वहीं शहरी इलाकों की बात किया जाए तो शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, लेकिन फैक्टर कहीं कुछ नहीं था। कहीं ध्रुवीकरण हुआ, जिस ढंग से हिंदुत्व के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया तो क्षेत्र वाइज, विधानसभा वाइज वो ध्रुवीकरण की राजनीति सिमट कर रह गई। ऐसा नहीं दिखा कि पूरे राजस्थान में सांप्रदायिकता का कोई ध्रुवीकरण हुआ है, जातिवाद का कोई ध्रुवीकरण हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन फैक्टर पूरे इस चुनाव में अगर कुछ फैक्टर रहा है तो सबसे बड़े फैक्टर रहे निर्दलीय, सबसे बड़े फैक्टर रहे तीसरा मोर्चा। तीसरा मोर्चा में हनुमान बेनीवाल की पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये निर्णायक भूमिका में है। और कहीं भी किसी भी सीट पर किसी का भी गणित खराब करने का मादा रख रहे हैं। अब परिस्थिति यही है, भाजपा के चाहे बागी हो चाहे कांग्रेस के बागी हैं, पूरे चुनाव को फंसाए रखे हैं। आज के डेट में ये आकलन करना बहुत ही मुश्किल है कि राजस्थान का ऊंट किस ओर करवट बैठेगा। राजस्थान का ऊंट खड़ा है, सरपट दौड़ रहा है, लेकिन 3 दिसंबर को जब बैठेगा तो किस करवट बैठेगा इस बारे में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो कयास थे कि कांग्रेस बुरी स्थिति में है, कांग्रेस उस बुरी स्थिति से बाहर निकलकर एक अपसाइड जो दौड़ लगाई है, एक लंबी रेस लगाई है, कहीं न कहीं राजस्थान का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। अब देश भर की निगाहें, सत्ता पक्ष की निगाहें, विपक्ष की निगाहें राजस्थान पर है। अगर राजस्थान में कहीं से भी कुछ आश्चर्यजनक परिणाम आता है तो उसकी वजह यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से क्षेत्रीय राज्य के नेतृत्व को दरकिनार कर ये चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा, कहीं न कहीं यही उनके गले की फांस बनने वाला है। राजस्थान में नारा लगा था पिछले चुनाव में कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो अगर वसुंधरा को कहीं से भी हाशिए पर डालना था तो कोई क्षेत्रीय नेतृत्व
पैदा कर देना चाहिए था, अभी नहीं, कम से कम साल भर पहले। आपके पास 5 साल समय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 5 साल तक सोया रहा और किसी भी नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाया। और जब आयन मौके पर चुनाव में इतनी निश्चिंत थी कि तमाम चेहरे को उतार कर मतदाताओं को, वोटरों को संशय में डाल दिया कि राज्यवर्धन सिंह राठौर मुख्यमंत्री बनेंगी, कि दिया कुमारी बनेंगी, कि गजेंद्र सिंह शेखावत बनेंगे, कि किरोड़ी लाल मीणा बनेंगे। पूरे मतदाता असमंजस में रहे भाजपा के। और एक बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली थी राजस्थान में, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को 160 से ऊपर सीट जो मिल रही थी, वहां के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज इस स्थिति में ला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी लाख चुनाव जीत जाए, लेकिन सीटों की संख्या 115 से ऊपर नहीं जाने वाली है। और जरा सा भी कुछ अगर हुआ उल्टा सीधा 10-15 सीटों पर, तो हो सकता है कि एक सीट आगे निकल जाए कांग्रेस भी। तो इसलिए एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है कि राजस्थान का चुनाव फंस चुका है। और इसको फंसाया कौन है, इस पर 3 दिसंबर के बाद तमाम मीडिया चैनल, तमाम राजनीतिक विश्लेषण अपनी बहस बढ़ाएंगे, बहस की दिशा को आगे बढ़ाएंगे। अब देखना बहुत दिलचस्प है कि परिणाम 3 दिसंबर को क्या आता है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। नमस्कार।